हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एनसीएफ 2005, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर टीचिंग एग्ज़ाम में देखा जा सकता है, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीआरटी का हो या पीजीटी का हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है आज की हमारी एजुकेशन को देखते हुए। तो आज हम करेंगे एनसीएफ 2005। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी आपका डाउट जो है एनसीएफ 2005 से रिलेटेड नहीं रहेगा। चाहे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और एनसीएफ 2005 के अपने टॉपिक को क्लियर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि एनसीएफ 2005 जो है ये है क्या चीज़। एनसीएफ इसमें क्या है। एनसीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये क्या होता है, जो हमारे स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है, बच्चों का जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क होता है कि उसमें कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कौन सी टीचिंग मेथड होंगे, ये सभी जो है उसका फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो इसको बोला जाता है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए यहाँ पे करिकुलम और सिलेबस में मैं आपको अंतर बता देती हूँ। करिकुलम होता है पाठ्यक्रम और सिलेबस होता है पाठ्यचर्या। इन दोनों में कई बार डिफरेंस पूछा भी गया है एग्जाम में। तो जो हमारा करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो हमारा दो चीज़ों को ऐड करके बनाया जाता है। हमारी बुक्स मतलब थ्योरी प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़। और जो हमारा सिलेबस होता है वो सिर्फ हमारा स्टडी से रिलेटेड होता है, उसमें एक्टिविटीज़ हैं जो वो इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है उसके किस समिति ने वो दिया था और उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रोफेसर यशपाल इस समिति के अध्यक्ष थे और ये 2005 में दिया गया था। 2004 में इसको बनाया गया था, 2005 में दिया गया था, तो इसको एनसीएफ 2005 बोलते हैं। और जो ये समिति थी इसमें टोटल जो है वो 23 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। इसके बाद है कि ये एनसीएफ है क्या। मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जो हमारी आजकल एजुकेशन सिस्टम उससे रिलेटेड एक ढांचा तैयार किया गया, मतलब ये एक दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, जिसमें कि पूरा ये ब्यौरा दिया गया है कि स्कूलों में किस तरह की एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाएगी, किस पे फोकस किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड एक दस्तावेज है ये। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, वो है शिक्षा बिना बोझ के। मतलब शिक्षा जो है बच्चों को वो एज अ बर्डन नहीं फील होनी चाहिए, उनको इस तरह शिक्षा दें ताकि वो उसमें इंटरेस्ट लें, क्रिएटिव बने। तो ये क्वेश्चन आया भी था पिछले कई एग्जाम में कि राष्ट्रीय जो एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बोलते हैं इसको, एनसीएफ 2005 जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है शिक्षा बिना बोझ के या फिर बिना बोझ के शिक्षा। इसके बाद है कि जो एनसीएफ 2005 हमारा आया है वो चौथा हमारा एनसीएफ है। इससे पहले 3 जारी किए जा चुके हैं और ये कब कब जारी किए गए हैं। फर्स्ट हमारा 1975 में किया गया था। सेकंड जो हमारा एनसीएफ बनाया गया था वो 1988 में, और जो थर्ड बना था वो बना था 2000 में। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन प्रणाली चल रही है वो है एनसीएफ 2005। इसी के अकॉर्डिंग आजकल जो है स्कूलों में करिकुलम बनाया जाता है, सिलेबस बनाया जाता है और उसी के रिगार्डिंग जो है वो एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। अब है कि इसका बेस क्या है, किसको आधार माना गया है एनसीएफ 2005 बनाया गया। देखिए कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं से कुछ व्यू लिए जाते हैं और उसी के आधार पर कोई नई चीज़ बनाई जाती है। तो जो एनसीएफ 2005 है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने समहत्या और प्रगति एक थॉट दिया था अपना, उसको आधार मानकर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 का आधार क्या है। तो सभ्यता और प्रगति जो व्यू दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो इसका आधार है। इसमें जो है बच्चों की डेवलपमेंट पर मेन फोकस किया जाता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास पर, ये प्रगति से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा आता है, देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी, उनकी अध्यक्षता में ये एक समिति बनाई गई थी जिसमें कि 23 मेंबर थे कुल। और उन्होंने एनसीएफ का जो है फ्रेमवर्क ये जो है वो तैयार किया था। और उन्होंने जो है 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मेन माना था कि ये बिंदु हमें एनसीएफ में इंक्लूड करने हैं, और तब एनसीएफ का
निर्माण किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो एनसीएफ 2005 है या फिर एनसीएफ है वो किसकी देख रेख में या उसको कौन जारी करता है, तो उसको मानव विकास संसाधन मंत्रालय जारी करता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। यह मैं फ्रेंड्स आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जो ये 2020 में क्या हुआ है कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है लास्ट ईयर ही, और इसको अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ये बात भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कि जो एनसीएफ 2005 है उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के रिगार्डिंग कि क्या उद्देश्य है कि एनसीएफ 2005 क्यों बनाया गया है, कि शिक्षा से संबंधित इसके उद्देश्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूल से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। देखिए इसका मतलब क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना कि बच्चों का सिर्फ मेंटली डेवलपमेंट नहीं करना, हमें सिर्फ उनको चीज़ें रटवानी नहीं है बल्कि उन्हें अच्छे से नॉलेज देनी है ताकि उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास हो सके, मतलब उसका पूर्ण रूप से विकास हो सके हर एक एरिया में, ना कि सिर्फ मानसिक विकास हो। और स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ने का मतलब है कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बता दिया, नहीं, उसको है ना टॉपिक क्लियर होना चाहिए, रियल लाइफ से उसको प्रैक्टिकली उस चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पे कि पौधे के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम इसको। तो उनको सिर्फ ये चीज़ बता दी कि इसमें पत्तियाँ होती हैं, तना होता है, जड़ होती है, फल होते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ याद तो हो गई लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, बाहर ले जाकर एक पौधा दिखाएंगे बच्चों को, प्रैक्टिकली उनको बताएंगे कि ये चीज़ें होती हैं, इनमें ये इसके पार्ट्स हैं, तो उनको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इससे कहा जाता है कि स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा मतलब प्रैक्टिकली जोड़ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। इसका मतलब है कि बच्चे का जो है वो डेली भी इवैल्यूएशन होना चाहिए और एक फिक्स टाइम के बाद भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। सतत मूल्यांकन होता है कि मान लीजिए आज मैंने कुछ बच्चे को सिखाया है तो उसका साथ में मैं इवैल्यूएट कर लेती हूँ कि बच्चे को समझ आया है या नहीं आया। वो हमारा था सतत मूल्यांकन जो कि डेली किया जाता है। और व्यापक मूल्यांकन होता है कि मान लीजिए बच्चे के 6 मंथ्स के बाद या फिर एनुअल एग्ज़ाम होते हैं तो वो होता है व्यापक मूल्यांकन। तो ये दोनों पर ही बल देता है एनसीएफ, ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि एनसीएफ किस मूल्यांकन पर बल देता है, तो सतत व व्यापक दोनों मूल्यांकन पर बल देता है। इसके बाद है कि सिद्धांत, एनसीएफ ने 5 सिद्धांत दिए हैं। देखिए 2005 है, एनसीएफ 2005, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि इसके सिद्धांत भी कितने हैं, 5 सिद्धांत हैं। फर्स्ट है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ये मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली जब हम सीखते हैं तो उसको बोलते हैं ज्ञान को बाहरी जीवन से, रियल लाइफ से जोड़ना। सेकंड है रखने की प्रणाली ख़त्म की जाए। रखने की प्रणाली का मतलब क्या है यहाँ पे कि सिर्फ नॉलेज ना हो बच्चे को बल्कि उसको प्रैक्टिकली भी किया जाए। उसको सिर्फ स्कूल में हमें रखना नहीं है बल्कि उसके एक्टिविटीज़ वगैरह भी करवानी है ताकि वो अच्छे से सीख सके, खुद करके सीखे। तो ये होता है रखने की प्रणाली। थर्ड है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होने की बजाय एक्टिविटीज़ बेस होना चाहिए, मतलब जो शिक्षा है हमारी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। इसके बाद है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। इट मीन्स एक्टिविटीज़ से है कि बच्चों को कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जिसकी वजह से उन्हें रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना चाहिए और उनमें चेंजेस भी करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने बुक से पढ़ा दिया वो चीज़ फिक्स है, अगर कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। लचीलापन का यही मतलब होता है कि अगर रिक्वायर्ड है तो उस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इट मीन्स कि बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसमें नैतिकता वगैरह के जो गुण हैं वो डेवलप करने चाहिए और हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना है जिससे कि बच्चों को अपने राष्ट्र के प्रति उनमें अच्छी भावना आए। तो ये 5 थे हमारे जो सिद्धांत थे, एक बार दोबारा देखिए।
फर्स्ट, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रखने की प्रणाली खत्म की जाए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो, बाहरी गतिविधियों से जोड़ा जाए और राष्ट्रीय महत्व बिंदु को शामिल किया जाए। इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है उसको एक बात हो रहा है कि कितनी भाषाओं में है, तो ये 8 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। जो हमारी 22 भाषाओं में 8वीं जो हमारी अनुसूची है संविधान की, उसमें भारत की 22 भाषाओं के बारे में है वो। और जो इसका अनुवाद है एनसीएफ 2005 मतलब हिंदी, इंग्लिश, ये सभी जो लैंग्वेजेस हैं इसमें इसको अनुवाद किया गया है। सभी 22 भाषाओं में है ये एनसीएफ 2005। इसके बाद है एनसीएफ से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। फैक्ट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 4 ऑप्शन दे सकता है और ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 का है या नहीं है, कौन सा महत्व है या नहीं है। तो फर्स्ट है इसमें विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो। चहुमुखी विकास भी वही है, सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों को। और जो उनका नॉलेज है उसको रटवाया ना जाए बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दे। शिक्षा बाल केंद्रित हो, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन, ना कि बुक सेंटर्ड हो। ये मैंने आपको करवा दिया है कि यशपाल समिति बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। इसके बाद पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक का मतलब है कि हम उसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकें, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ना कि ऐसा हो हमने एग्ज़ाम दिया, हमारे मार्क्स आ गए, बस इसके बाद उसका कोई रिलेशन नहीं है हमारे रियल लाइफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि एनसीएफ 2005 की जो है बैठक कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वैसे तो कम चांसेज है पूछने के, लेकिन देखिए एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, पूछा भी जा सकता है। तो एनसीएफ जो 2005 बनाया गया था उसकी बैठक जो हुई थी मैंने आपको बताया था 2004 में हुई थी। 14 और 15 जुलाई को स्पेसिफिक डेट दी हुई है। तो ये उसी बैठक का परिणाम है एनसीएफ 2005 जो लागू किया गया था। नेक्स्ट है इसका महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं हम। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, इसका मतलब है कि जो उसका ज्ञान है, उसने जो स्कूल में नॉलेज गेन की है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद देखिए एनसीएफ का निर्माण पूछा जा सकता है कई बार कि किसने किया है, तो ये एनसीईआरटी ने किया है। और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कई बार यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है बच्चों से कि वो ऑफ की जगह कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ है, नेशनल काउंसिल फॉर है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ आएगा यहाँ पे एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 ने कुछ और सजेशन दिए थे। यहाँ पे सजेशंस हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी, कि बच्चों को जो भी समझाया जाएगा वो मातृभाषा में समझाया जाएगा। ये नहीं है कि बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही फिर भी आप उसको इंग्लिश में ही समझा रहे, नहीं। बच्चों को जिस लैंग्वेज में जो उनकी मातृभाषा, मान लीजिए हमारी हिंदी है तो हिंदी में ही उनको ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने। इसके बाद है एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन है। निदेशक अलग चीज़ है देखिए और अध्यक्ष अलग है। अध्यक्ष मैंने आपको बताया था, अध्यक्ष कौन थे इसके? यशपाल जी थे। और जो इसके निदेशक हैं जिन्होंने इनके निर्देश वगैरह दिए वो हैं कृष्ण कुमार। अब आता है कि किस विधि से पढ़ाया जाए। एनसीएफ 2005 क्या बताता है कि बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाए। कई विधियाँ होती हैं, ज्ञात से ज्ञात की तरफ होती है, विशेष से सरल की तरफ होती है, सरल से विशेष की तरफ होती है। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सी विधि दी गई है? तो ये दी गई है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मतलब कि जो बच्चे को पहले से आता है उससे नई चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। और मूर्त से अमूर्त की तरफ, मतलब जो कंक्रीट है उससे, और जो अमूर्त है उसकी तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ पढ़ाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए, कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है। उनको ऐसा फील करवाना चाहिए कि वो फ्री होकर पढ़ें, अच्छे से बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करें। इसके बाद है अभिभावक, कोई नहीं आएगा,
को आएगा। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कई पेरेंट्स क्या होते हैं, ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा चाहे फर्स्ट क्लास में है, उसके 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। तो ये चीज़ जो एनसीएफ ने है ये कहा था कि ये बहुत गलत है बच्चे से ऐसे उम्मीद करना। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, ना कि उसके मार्क्स वगैरह को। नेक्स्ट बालक को क्रिएटिव बनने का पूरा मौका दें। इसका मतलब है कि बच्चों को खुद अपने ज्ञान का निर्माण करने के हमें मौके देने चाहिए, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए क्लास में, ना कि टीचर को ये चाहिए कि वो उन पे बर्डन बनाए कि ऐसे सीखो। नहीं, बच्चे जैसे सीखना चाहते हैं उनको वैसे सीखने दिया जाए। इसके देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी टॉपिक है, कोई टफ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इससे बाहर आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया एनसीएफ में से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या था। तो ये लक्ष्य था इसका लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार के अधिगम या सीखना या शिक्षा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि एनसीएफ ने पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा दी, जो करिकुलम है। तो इन्होंने पाठ्य और कर्म दिया है। इसका मतलब होता है पाठ्य होता है पढ़ने योग्य और कर्म होता है निश्चित व्यवस्था, मतलब पढ़ने योग्य ऐसी सामग्री जो कि स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाई जाएगी, उसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। ये फ्रोबेल की परिभाषा दी गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आता है कि शिक्षक के लिए क्या निर्देश दिए हैं एनसीएफ 2005 ने। तो शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या दिया गया है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। पहले देखिए क्या माना जाता था, ये माना जाता था पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग कि जो शिक्षक है वही ज्ञान का स्रोत है, बच्चों को वही पढ़ाता है, उसी को सब कुछ पता है। लेकिन आज जो है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है हमारी। तो आजकल शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं माना जाता, सिर्फ वो माना जाता है कि वो ज्ञान को ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल है, वो ज्ञान का स्रोत बिल्कुल नहीं है, वो एक सिर्फ साधन है। तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये थ्योरी है ये। इसके बाद है केवल सुगम कर, ये मैंने आपको बता दिया है कि वो उसको ट्रांसफ़र करता है, चीज़ों को सरल करके बताता है अध्यापक, ना कि वो साधन है। अब है बालक के प्रति दृष्टिकोण। बालक के लिए क्या बोला है एनसीएफ 2005 ने कि जो हर बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता पर बहुत महत्व दिया था एनसीएफ 2005 ने, कि जो हर बच्चा उसकी सीखने की गति अलग अलग होती है। तो सभी बच्चों का करिकुलम भी अलग होना चाहिए और शिक्षक को चाहिए कि वो अलग अलग मेथड से पढ़ाए, बच्चों को अलग अलग थ्योरी यूज़ करे, ताकि सभी बच्चे जिस भी विधि से सीख सकते हैं उस विधि से ज्ञान को ग्रहण कर लें। एक एनसीएफ ने फ्रेंड्स जो है मैथ्स के बारे में स्पेसिफिक एक धारणा दी थी कि जो मैथ है उसकी मूल संरचना को समझने के लिए समस्या समाधान की अलग अलग युक्तियों का यूज़ करना चाहिए, विधियों का यूज़ करना चाहिए। विश्लेषण है, संश्लेषण है, बच्चा खुद करके सीखे, उसमें आगमन निगमन विधि का प्रयोग करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर ने कोई फॉर्मूला बता दिया उसी के बेस पर वो सॉल्व करे, नहीं, वो पहले उसका विश्लेषण करे, उसको अच्छे से समझे, फिर अनुमान लगाए, फिर उसकी पुष्टि करे। मतलब दिया गया कि आगमन विधि का भी यूज़ करें। मेनली ये माना जाता है कि मैथ्स को निगमन विधि से पढ़ा जाता है, सिर्फ नियमों को बताकर समझ कर सॉल्व किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा एनसीएफ ने। एनसीएफ ने कहा कि बच्चों को खुद भी विश्लेषण करना चाहिए, उनको कोई एग्जाम्पल बता दिए, उसके थ्रू वो फॉर्मूला खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं कि एनसीएफ ने और क्या क्या सुझाव दिए थे, कुछ सजेशंस दिए थे। संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, इसका मतलब है कि बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उनमें जो राष्ट्र से रिलेटेड मूल्य हैं, चाहे वो नैतिकता का है, देशभक्ति का है, उनका विकास करना चाहिए। सतत व व्यापक मूल्यांकन, ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। खेल को महत्व देना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कई बार उसमें आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो खेल को महत्व देना को हम टिक कर देते कि ये नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीएफ 2005 ने खेलों को भी महत्व दिया था। जीवन से जोड़ना, ये वही है कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए जो भी उनको नॉलेज दी जाती है। इसके बाद मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोड़ दिया जाए। जोड़ नहीं आएगा, जोड़ आएगा यहाँ पे, कि बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए। एनसीएफ कहता है कि वो खुद अपने ज्ञान का क्या है निर्माण कर लेंगे। 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए।
शिक्षकों को क्या कहा गया है एनसीएफ 2005 में कि उनको हर 6 महीने में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अप टू डेट रहें। कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो उनको उस चीज़ का पता होना चाहिए और वो बच्चों को उस चीज़ को बेटर वे में सिखा सकें। शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार होनी चाहिए। अब ये है कि इतना टफ भी सिलेबस नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे के लेवल का ही ना हो, उनके स्तर के अकॉर्डिंग बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया। देखिए एनसीएफ 2005 ने इस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध किया कि बच्चों पर बर्डन ना हो। मेन जो उद्देश्य इसका यही है कि बिना बोझ के शिक्षा, कि मोटी किताबों से बच्चा ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता, तो उन्होंने इसका मेनली विरोध किया है। रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सर्वांगीण विकास करें। सर्वांगीण विकास का मतलब ये भी था कि उनको आगे जाकर भविष्य में बच्चों को ऐसी नॉलेज दी जाए इस टाइम कि आगे जाकर भविष्य में उनको रोज़गार मिले, जो मिल सके। ये ना हो कि हमने उसे ऐसी नॉलेज दे दी कि उसको कुछ अच्छे से ज्ञान ही नहीं है, वो आगे जाके कहीं स्टैंड ही नहीं करता कंपटीशन में, रोज़गार मिल ही नहीं रहा उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्टार्टिंग से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को ताकि वो आगे जाके रोज़गार पा सकें। इसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि को भी इंक्लूड करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि करिकुलम में सिलेबस प्लस को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 5वीं, 8वीं और 11वीं के लिए बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा होगा एनसीएफ 2005 आने के बाद जो 8वीं क्लास का बोर्ड था वो हटा दिया गया, 5वीं का भी हटा दिया। तो 5वीं, 8वीं और 11वीं के लिए अब कोई बोर्ड नहीं है। और क्या किया गया था कि किसी भी बच्चे को, आजकल आपने देखा होगा कि हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते किसी भी बच्चे को, ये मेनली क्या है वर्जित किया हुआ है एनसीएफ 2005 के बाद। तो पुरस्कार दंड वर्जित है। इसके बाद है मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना। आपने देखा होगा कि त्रिभाषा फॉर्मूला भी आया था एनसीएफ 2000 के बाद, कि जो है पहले मातृभाषा में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, ये 3 भाषाओं को मेन माना गया था। तो मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अंग्रेजी जो है हमारी पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन की मेन भाषा है, मेन लैंग्वेज है। इसके बाद है पूर्व ज्ञान का उपयोग। पूर्व ज्ञान का उपयोग क्या है कि बच्चों को जो पहले उसे नॉलेज है उसी ज्ञान से रिलेटेड करके नई नॉलेज देनी चाहिए। यही ज्ञात से अज्ञात की तरफ का भी फॉर्मूला है। और लास्ट एंड फाइनल आता है कि परीक्षा का डर दूर करना चाहिए। कि बच्चों को, देखिए आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी कि बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर बच्चों के एफए होते हैं, फिर ऐसे होते हैं। लेकिन हमारे पहले टाइम में क्या होता था कि सिर्फ बच्चों के हाफ ईयरली या ईयरली एग्ज़ाम होते थे, तो उन्हें बड़ा डर लगता था कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन आजकल क्या है कि बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं, लेसन टेस्ट होते हैं, उसके बाद मंथली टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से बच्चों के मन में जो डर होता है परीक्षा का, वो दूर हो जाता है। तो एनसीएफ का ये भी एक मेन पॉइंट था कि परीक्षा का डर बच्चों के मन से दूर करना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा एनसीएफ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे बाहर आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया फ्रेंड्स, और ना ही पूछा जाएगा। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से कर लीजिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।